Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात कर रहे हैं ICAR IARI टेक्नीशियन साइंस का। यहाँ पे हमने एक लेक्चर डिस्कस किया हुआ था जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ करंट वगैरह देख लिया था। हमें इफेक्ट्स ऑफ करंट पे जाना है और यहाँ पे आज हम बात करेंगे कि रजिस्टर आपके सीरीज में अटैच होते हैं और फिर आपके पैरेलल में होते हैं। जो रजिस्टेंसेस होती हैं उनका क्या कुछ फॉर्मूला वगैरह है और उसके ऊपर एक मैं आपको सर्किट डायग्राम वाला न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, क्लैरिटी आ जाएगी। एक एक हम वो वाला न्यूमेरिकल कर लेंगे। देन आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट करना है। हमें याद रखना दो इफेक्ट होते हैं करंट के आपके 10th के अकॉर्डिंग, बाकी और भी चीजें होती हैं बट वो आपको नहीं समझनी है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट समझना है हमें और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट समझना है। ठीक है, ये दो चीजें हमें यहाँ पे देखनी है। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको पहले हीटिंग इफेक्ट करा देता हूँ, फिर ये रेजिस्टेंसेस के न्यूमेरिकल करा दूंगा। ठीक है, और दूसरी बात मैंने आपको साइंस के बारे में बता ही रखा है, प्लेलिस्ट जाके देख लेना यार। बहुत पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी जो है ना वो पूरी कवर्ड है, उससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं जाने का मीन्स नहीं जाने का। ठीक है, वो चीज़ें कर लेना जो भी मैंने आपको टेलीग्राम पे बताई हुई हैं, और पीडीएफ भी मैंने कुछ शेयर करी है। आपको होमवर्क दिया था मैंने, होमवर्क में अराउंड मैंने आपको 2 पीडीएफ ऑलरेडी दे रखी है। इंग्लिश में भी है, वही सेम पीडीएफ हिंदी में भी है। ठीक है, तो दोनों मीडियम के बच्चों को प्रोवाइड करी है। वो चीज़ें कंप्लीट करो, बिकॉज उसमें क्या है कि सीधा थ्योरी है उन 2-3 चैप्टर्स में, तो वो आप पढ़ लोगे तो उससे आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। फिर मैं सोच रहा हूँ उसके क्वेश्चंस वगैरह कुछ करा दूंगा, आप लोगों का जैसा भी रिस्पॉन्स रहता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, रशियन रिवॉल्यूशन हो गया, इसके बारे में भी कुछ चीज़ें बताऊंगा। इवन इसके कुछ सोच रहा हूँ पीडीएफ वगैरह देके आपको रीड करने के लिए भी कहूँ तो वो चीज़ें भी आपको करनी पड़ेंगी। देखो, मेहनत अल्टीमेटली आपको ही करनी है। मैं यहाँ पे मैंने तो अपने हिस्से की जो मेहनत थी वो कर ली है, बट अब मेहनत आपको करनी है। तो ये चीज़ें हैं, मेहनत करो और बाकी फिर जो और इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं कराता जाऊँगा। बट स्टिल आपका जैसा जो रिस्पॉन्स आता है उस हिसाब से ही चीज़ें चल रही होंगी। एंड टेलीग्राम यार ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे ही मैं आपको पीडीएफ या एचडब्ल्यू जो भी है होमवर्क वगैरह मैं वहीं पे दूंगा। ठीक है, यूट्यूब पे बार बार मेरा वीडियो बनाना अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये है, और शुरू करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ें बताता जाऊँगा आगे। करंट एंड इट्स इफेक्ट में हमने अभी हम बात कर रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की। ठीक है, सीधा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे चलते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अच्छा, अब मैंने आपको अगर पिछली वाली क्लास में याद हो क्या भाई, कि मैंने आपको बताया था कि कभी भी जब कोई रेजिस्टेंस फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर से, सपोज करो ये कंडक्टर है, यहाँ पे आपका करंट इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये आई करंट है, मजे में बहता जा रहा है। लेकिन मैंने बोला यार ये जो अपना कोई भी कंडक्टर होता है, मटेरियल होता है, उसके अंदर कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो क्या करेगा, इस करंट को अपोज करेगा। कोई भी मटेरियल होता है तो वो अपोज करेगा। जैसे सपोज करो यही पूरा वायर है, अब ये करंट बहता आ रहा है तो इसको अपोज करेगा, यानी कि यहाँ पे क्या पैदा हो रही है, रेजिस्टेंस पैदा हो रही है। यहाँ तक की कहानी हमने समझ ली थी। अब यार रेजिस्टेंस पैदा हुई है यहाँ पे, तो जब रेजिस्टेंस पैदा हुई है यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। इस रेजिस्टेंस की वजह से याद रखना दो इफेक्ट पैदा हुए करंट की वजह से। पहला जो इफेक्ट पैदा होता है वो इस करंट के द्वारा जो रेजिस्टेंस पैदा हो रही है ना मटेरियल में, उससे पैदा होता है। यानी कि जब ये रेजिस्टेंस करेगा, ये दोनों आपस में लड़ेंगे। करंट बोलेगा यार मुझे निकल जाने दो, रेजिस्टेंस बोलेगा नहीं मैं तुम्हें नहीं निकलने दूंगा। गर्मा गर्मी शुरू हो गई, तो यहीं पे क्या होता है ना, हीटिंग इफेक्ट शुरू हो जाता है। यानी कि आपने देखा होगा जब भी हम ज्यादा वोल्टेज या ज्यादा हम एम्पियर की करंट किसी भी वायर से अगर हम दौड़ा देते हैं तो वो वायर कैसा होने लग जाता है, हॉट होने लग जाता है, गर्म होने लगता है, हीट होने लगता है। बल्ब को देखो, बल्ब जो पहले आता था वो काफी ज्यादा हीट हो जाता था, बिकॉज जो टंजस्टन था उसकी रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होती थी। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कल भी कि पिछली वाली जो क्लास थी, रजिस्टिविटी जो है वो ज्यादा थी टंजस्टन की, और रजिस्टिविटी जो है, रजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ रही था ना, है ना। तो रजिस्टिविटी बढ़ेगी, इट मींस रेजिस्टेंस बढ़ेगी। रेजिस्टेंस बढ़ी तभी तो वो गर्म हुआ, और वो जब गर्म हुआ तभी तो उसने यहाँ पे आपको क्या दी, रोशनी दी ज्यादा से ज्यादा। हम बोलते हैं ना इतने वॉट का बल्ब है, इतने वॉट का बल्ब है, ज्यादा वॉट का बल्ब ज्यादा रोशनी देगा। बल्ब की बात कर रहा हूँ जो पुराने जमाने में पीला पीला आता था। ठीक है, तो ये क्या इस किस वजह से होता था, ये बल्ब किस वजह से जलता था, हीटिंग इफेक्ट की वजह से जल जाता था। ठीक है, एक चीज आपके माइंड में ये चीजें सेट हो गई हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं यार। अच्छा, आपको ये तो नहीं लग रहा है कि ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है ये बहुत ही ज़्यादा खराब चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए? डियर, ये बहुत अच्छी चीज़ है। हीटिंग इफेक्ट है करंट की वजह से, तभी तो आपको जो हीटर है, अभी आप सर्दियों में हीटर वगैरह से अपनी आपको गर्म करते हो ना, तो आपका हीटिंग इफेक्ट की वजह से ही होता है। चाहे आपका वो हीटर हो जाए, चाहे आपका वाटर इमर्शन जो रॉड होती है वो हो जाए, तो जो भी चीज़ें हीट हो रही है ना उसके पीछे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का हाथ है।
ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे इसके कुछ फॉर्मूलेस की बात करते हैं। इसके न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से काफी न्यूमेरिकल्स जो है वो पूछे जाते हैं। नाउ एक हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सर्किट डायग्राम बनाने में तो हमें अब क्या हो गई है, मस्ट हासिल हो गई है। तो हमने यहाँ पे ये रेजिस्टेंस चिपका दिया। ठीक है, ये क्या है, आपका आर रेजिस्टेंस है। क्लियर है। चलो अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक बैटरी लगा देता हूँ। ये मैंने बढ़िया से एक बैटरी लगा दी और यहाँ पे एक मैं की भी लगा देता हूँ। ये क्या होता है, ये स्विच होता है। तो मैंने की चिपका दी और एम्पियर एमीटर हम नहीं लगा रहे हैं अभी, ये स्ट्रेट आना चाहिए। यार क्या हो गया, वेट अ सेकेंड, इसको हटाते हैं एंड एक स्ट्रेट लाइन मारते हैं। देखो ये हमने यहाँ पे एक अपना छोटा सा प्यारा सा एक हमने सर्किट बना दिया। मैंने कहा कि चलो ठीक है यार, यहाँ से आपका जो वोल्टेज होगा वो V होगा। और अच्छा, वोल्टेज अगर मैंने V बोला है तो मैं वो कैसे बोलूंगा ना, जब मैं यहाँ पे एक ऐसा मैंने यहाँ पे पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा दिया तो मुझे पता चला कि इस रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज है वो V है। क्लियर है। हमें जब भी कभी भी हमें अगर वोल्टेज पता करना है तो हमें वो क्या लगाना पड़ेगा, पैरेलल में ही लगाना पड़ेगा। बिकॉज आप ये चीज हमेशा याद रखना, सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, सीरीज कनेक्शन में आपका करंट सेम होता है, पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, आपका वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखना। पिछले वाले लेक्चर में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो आई होप इतनी सी चीज तो यार ध्यान रख सकते हो। नाउ वोल्टेज यहाँ पे ये है, ये रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ पे बढ़िया से अपनी करंट आई निकल गई। अच्छा मुझे एक बात बताओ कमेंट करके, अगर करंट आपका यहाँ से यहाँ जा रहा है तो जो नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन है वो कहाँ पे होगी। ठीक है, चलो ये चीज आप कमेंट करके बताओगे। नाउ मैंने कहा कि यार ठीक है, यहाँ पे करंट आई बह रहा है, इसका मतलब कि आई इक्वल टू क्या होता है, देखो चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। पिछली वाली क्लास में बताया था, तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो क्या हो जाएगा, चार्ज अगर Q है और वो T टाइम के लिए बहता रहा है तो I इक्वल टू Q अपॉन T हो जाएगा। मैंने कहा यार ये सब चीज़ तो ठीक है, बट अब यहाँ पे जो हमने पावर प्रोवाइड करी है ना, जो पावर होती है, यानी कि कोई भी जो सोर्स आपका चलता है वो किससे चलता है, पावर से चलता है। ठीक है, तो ये जो पावर होती है इसको मैं P से डिनोट करूंगा। ये इक्वल टू होती है वोल्टेज आपने जितना अप्लाई करा, ठीक है, वोल्टेज इनटू में करंट। ठीक है ना, यानी कि आपका जितनी करंट बह रही है उसका मल्टीप्लिकेशन आप वोल्टेज से करा दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि उस सर्किट की पावर कितनी है ना, या उस रेजिस्टेंस में कितनी पावर जा रही है। अगर हमने एक ही रेजिस्टेंस लगा रखी है, एक ही रेजिस्टेंस लगा रखी है, तो ऑफ कोर्स अपना एक ही रेजिस्टेंस में पावर लगेगा। अच्छा आप कहोगे सर ठीक है, पावर इक्वल टू V अपॉन आई हो गया, ये तो हम रट लेंगे, तो रटने वाली बात होगी। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ चीजों को। आपने पढ़ा होगा जो पावर होती है, पावर पावर इक्वल टू क्या होता है। अब मैंने आपको चीजें जो समझाई है ना पीछे, वो काम आएंगी। पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता है। ये हमने बहुत बेसिक सा पढ़ा हुआ है कि जितना भी काम हुआ है उसमें अगर हम जितने टाइम तक जो काम किया गया है उसमें डिवाइड कर दें तो क्या आ जाता है, पावर आ जाती है। ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है, कहीं भी लगाओगे आप किसी भी चीज में, यूनिवर्सल फॉर्मूला है ये फिजिक्स का। ठीक है, अब मैंने कहा यार जब आप इस सर्किट में देखोगे तो मैंने आपको सिखाया था जो भी वर्क डन किया जाता है पर यूनिट चार्ज के द्वारा वो क्या होता है, आपका वोल्टेज होता है। मैंने कहा ठीक है यार, आपकी बात करेक्ट है। तो मैंने कहा वर्क डन यहाँ पे क्या आ जाएगा, V इंटू क्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आपने कहा सर ये भी बात ठीक है। तो मैंने कहा यार पावर इक्वल टू में वर्क डन की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, V इंटू क्यू अपॉन में क्या है, टाइम। और ये जो Q अपॉन का T होता है यही तो क्या होता है, करंट होता है। यहीं से तो ये फॉर्मूला निकला हुआ है, V इंटू में I। तो पावर इक्वल टू में वोल्टेज इंटू करंट कहीं अलग से निकल के आया है क्या, नहीं आया यार, ये तो बेसिक फॉर्मूला ही होता है। अगर आप इसे थोड़ा सा सोच के लगाओगे ना चीजें, तो आपको कुछ फॉर्मूले रटने की या कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो एक फॉर्मूला तो हमें पता चला, P इक्वल टू V इंटू आई हो गया। देन मैंने कहा कि ठीक है यार, ये तो क्या हो गई, ये हो गई आपकी पावर। अब याद रखना एक होती है पावर, यानी कि जो आपने पावर डाली। अब इस सर्किट की अगर हम बात करें, पावर क्या होगा, जो आप इस रजिस्टर के ऊपर जो आप डालोगे, यानी कि जो इनपुट दोगे। याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो इनपुट होता है उसे क्या बोलते हो, तो इनपुट किया जाता है पावर। लेकिन अब जब आप ये पावर डालोगे तो इससे करंट पैदा होके जो जा रहा है रजिस्टर के ऊपर, वहां से क्या होगा, हीट डिसिपेट होगी ना कुछ, यानी कि हीट निकल रही होगी। तो जो हीट निकलती है ना वो क्या होता है, आउटपुट होता है। अब इस हीट का फॉर्मूला क्या होता है ना, कि आपका पावर इनटू टाइम, यानी कि जितने टाइम तक ये पावर आपने इनपुट दिया उसका मल्टीप्लिकेशन अगर आप पावर के साथ करा दोगे, यानी कि सपोज करो ये पावर P है, ये टाइम T तक चली, तो P इंटू टी क्या हो जाएगा, इतनी आपकी हीट निकलेगी। जहां पे हीट क्या है, ये निकलेगा, ये आउटपुट होता है। और P क्या होता है, आपका इनपुट, यानी कि आपने जितना इनपुट दिया T टाइम के लिए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा दो, हमें क्या मिल जाएगा, उतनी हीट निकल जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, यहां से हमें एक और फॉर्मूला पता चल गया कि हीट इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई इंटू टाइम हो जाएगा, VIT हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है क्या,
बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक फॉर्मूला ये हो गया। अब मैंने कहा यार, मैंने आपको एक चीज दिखाई थी, अगर आपको ओम्स लॉ से याद हो कि करंट इक्वल्स टू क्या होता है, हाँ, तो करंट इक्वल टू, तो आई इक्वल्स टू क्या देखा हमने, V अपॉन R देखा था, ठीक है। यानी कि यहाँ से अगर मैं आपसे बोलना चाहूँ V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा, है ना। V इक्वल टू IR होता है, ये फॉर्मूला हमें पता है। तो यहाँ से जो हीट हमारी निकल रही है वो कितनी हो जाएगी, H इक्वल्स टू V की जगह मैं IR डाल दूंगा, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर देन R हो जाएगा देन आपका T। तो H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू में R इंटू टी जो होता है ना, इस पर्टिकुलर ये वाला जो फॉर्मूला आता है इसको बोला जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है ना। क्या बोला जाता है इसको, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसको यार याद रखना, अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला क्या है, तो वो आई स्क्वायर आर टी होता है, वो ना पी इंटू टी होता है, ना आपका वी आई टी होता है, ठीक है। सिर्फ ये वाला जो आपका डिडक्शन होता है फॉर्मूले का, एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ये होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। याद रखना इसको अच्छे से, एक दो बार रिपीट भी कर दिया मैंने। अब यहाँ पे रिलेशन क्या, बेसिकली जूल ने बताया कि जो हीट निकलती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी रेजिस्टेंस के एंड टाइम के, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन है। अगर ऐसा कुछ थ्योरी में क्वेश्चन बना के दे देगा तो आई होप आप वो भी करके आ जाओगे, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल करना चाहोगे आप लोग यहाँ पे एक न्यूमेरिकल देता हूँ, ठीक है। चलो एक न्यूमेरिकल करेंगे। अच्छा, हीट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। हीट की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल। अब देखो यहाँ पे, वेट अ सेकेंड। अच्छा, ये समझ में आया ना कि जो हीट होती है वो बेसिकली क्या है, वर्क ही है। हीट इक्वल्स टू वर्क डन ही होता है। अब आप कहोगे सर ये कहानी कैसे, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। जब मैंने आपसे क्या बोला, पावर इक्वल टू क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम, और जो हीट होती है वो क्या होती है, पावर इनटू टाइम। तो बेसिकली हीट क्या है, वो वर्क ही होता है। जो वर्क डन हो रहा है ना वो हीट के रूप में निकल जाता है, तो हीट डिसिपेटेड इक्वल टू पावर इनटू टाइम हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रही है ना, सारी की सारी चीजें रिलेटेड है क्योंकि एक दूसरे से ही, इसलिए जो हीट की यूनिट बनती है वो जूल बनती है। क्लियर है इतनी सी बात। चलो एक क्वेश्चन करो यहाँ पे। मैंने आपसे बोला कि यार एक आपका सर्किट है, यानी कि एक पूरा सर्किट बना हुआ है, उसमें 100 जूल ऑफ जो है हीट है, और 100 जूल ऑफ हीट वहां पे प्रोड्यूस हो रही है हर एक सेकंड में, यानी कि टाइम इक्वल टू क्या है, 1 सेकंड है। और रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस मैंने आपसे बोल दिया कि 4 एम्पियर की है। तो आप मुझे यहाँ पे जो वोल्टेज है, ठीक है ना, यानी कि जो वोल्टेज आपका रजिस्टर के बीच में जा रहा है वो बता दो, वोल्टेज। चलो भाई कैलकुलेट करके बता दो इसे फटाफट से। अब देखो, जब भी मैं आपसे बोलूंगा कि वोल्टेज निकालना है, अब आपको पता है कि एक तो फॉर्मूला होता है अपना हीट इक्वल्स टू में वी आई टी, एक फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। तो हमें यहाँ पे करंट चाहिए और या फिर वोल्टेज चाहिए निकालने के लिए, और हमारे पास ना ही करंट है ना वोल्टेज है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले करंट निकाल लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से क्या करेंगे, करंट निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट हमें रेजिस्टेंस तो गिवन है, जबकि यहाँ पे आपका ना वोल्टेज पता ना करंट पता। तो एक बार हम क्या करेंगे, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी वाला यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो आपकी हीट कितनी है, 100 जूल्स की है, और आपका करंट हो जाएगा आई, ठीक है। आई को आई लिख देते हैं, देन आर है आपका 4 एम्पियर का, और टाइम है 1। तो 4 से जाएगा 25 टाइम्स, और आई स्क्वायर इक्वल टू 25, तो करंट कितना आ जाएगा आपका, 5 एम्पियर का आ जाएगा। अब करंट 5 एम्पियर आ गया, मुझे पता है वोल्टेज इक्वल्स टू क्या होता है, बोलो फटाफट से, आई आर होता है ना। तो 5 इंटू में 4 हो जाएगा, यानी कि वोल्टेज मेरा कितना आ गया, 20 वोल्ट का आ गया, ठीक है ना, 20 वोल्ट। तो ये चीज आप क्या कर, एक ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूले अगर आपको याद रहेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आपका हीट की ये सारी की सारी कहानी हो गई। हीट के दो फॉर्मूले हैं, याद रखना। अब ऐसे ही जो आपका पावर होता है, पावर इक्वल टू मैंने क्या बताया था, वोल्टेज इंटू करंट होता है। फिर अगर आप वोल्टेज की जगह यहाँ पे क्या डाल दोगे, वोल्टेज इक्वल्स टू आई आर डाल दोगे, तो ये हो जाएगा आपका आई स्क्वायर आर। फिर अगर आप यहाँ पे आई की वैल्यू डाल दोगे, वी अपॉन, वेट अ सेकेंड यार, देखो यार इसका कलर चेंज कर लेते हैं।
देखो अगर हम यहाँ पे I इक्वल टू क्या डाल देंगे, V अपॉन आर, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो ये तीन आपके बेसिक फॉर्मुलेज होते हैं पावर कंजम्पशन के। याद रखना ये किसका फॉर्मूला है, ये पावर का है। ऊपर जो हमने देखा वो हीट का है, और हीट क्या होता है, हीट इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। अब आप इन्हीं तीनों फॉर्मूले में अगर इंटू टाइम इंटू टाइम इंटू टाइम कर दोगे तो यही फॉर्मूला किसका हो जाएगा, हीट का हो जाएगा। तो ये भी याद रखना है। ठीक है, तो बेसिकली एक ही चीज से दो चीजें कवर्ड है। और जो पावर की यूनिट होती है वो क्या होती है, वॉट। एक सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है आपका कि 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं। ठीक है, 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, 1 किलोवाट आवर। अब इस 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या हो गया, वॉट मैंने बोला पावर की यूनिट है, और आवर क्या होता है, टाइम की यूनिट होती है। यानी कि ये बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, पावर इनटू टाइम, यानी कि ये क्या हो जाएगा, हीट या फिर एनर्जी। तो जो एनर्जी आपकी कंजम्पशन होता है ना, एनर्जी का, एनर्जी कंज्यूम्ड, ये जो आपके बिजली के यूनिट लगे रहते हैं ना, या बिजली के जो यूनिट्स आते हैं, आपका बिजली का बिल आता है, तो ये सब जो आपकी कैलकुलेशंस होती हैं, यानी कि आपने कितनी बिजली यूज करी, वो किस में होती है, एनर्जी कंजम्पशन में होती है, कंजम्पशन में। एनर्जी कंजम्पशन होता है ये आपका, और वो किलोवाट आवर में देखा जाता है, यानी कि आपने कितनी पावर कितने टाइम तक यूज करी, P इंटू टी। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पे 1000 वॉट और मल्टीप्लाइड बाई, एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और 60 मिनट में भी आप 1 मिनट में 60 सेकंड, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 3600 सेकंड हो गया। अब आप इसे मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये आ जाएगा आपका 36 और 1 2 3 4 5, यानी कि इंटू में 10 की पावर 5, और इसे आपका ऐसे भी लिखा जाता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6, और ये आपका आ गया जूल में। ठीक है, क्योंकि जो आपका वॉट इंटू सेकेंड होता है, जूल इक्वल टू क्या है, जूल इक्वल टू वॉट इंटू सेकेंड ही तो होता है, क्योंकि पावर क्या है, पावर की यूनिट वॉट, टाइम की यूनिट सेकंड, ऐसा यूनिट। तो यहाँ पे एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल होती है, तो हमने इसे जूल लिख दिया। तो याद रखना कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होते हैं। क्लियर है। अब आपका बिजली का बिल किस में आता है, याद रखना आपसे पूछा जाता है कि जो डोमेस्टिक आपका यूनिट, डोमेस्टिक बिल आता है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, तो ये किस में आता है, इसकी जो 1 यूनिट होती है वो किसके इक्वल होती है, वो होती है 1 किलोवाट आवर के इक्वल। ठीक है, ये चीज़ें हैं। आई होप आपको क्लैरिफाइड हो गया होगा सारी की सारी चीज़ें। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसी से। चलो थोड़ा सा नीचे आते हैं, एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। क्वेश्चन देखो कैसे इसका आता है। सपोज करो आपने यहाँ पे अपने घर में एसी लगवाया है। ठीक है, क्या किया आपने, एसी लगवाया, और वो एसी जो है वो 400 वाट पे चलता है। ठीक है, 400 वाट पे चलता है, और एक दिन में 8 घंटे तक वो आपका एसी जो है चलाया जाता है। एक दिन में 8 घंटे आप उसे चलाते हो। तो आप मुझे ये बताओ कि आप कितनी एनर्जी यहाँ पे जो आपकी प्राइस होगी, यानी कि जो बिजली का बिल बनेगा, प्राइस जो आएगी बिल की, वो कितनी आएगी अगर आप इसे 3 दिन तक चलाते हो, सॉरी, तो आप इसे कितने दिन तक, 30 डेज तक चलाते हो, और आपका जो 1 किलोवाट आवर का अभी यूनिट चल रहा है वो 8 रुपीज पर यूनिट चल रहा है। ठीक है, 8 रुपीज पर यूनिट, यानी कि यहाँ पे, और एक यूनिट का मतलब क्या होता है, पर किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर का 8 रुपए चल रहा है, तो आप मुझे ये बताओ एक महीने यानी 30 डेज का कितना खर्चा आ जाएगा, बिजली का बिल आ जाएगा आपका, अगर वो एसी 400 वॉट पे चलता है और एक दिन में 8 घंटे चलता है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसका देखो कैसे आप कैलकुलेशन करोगे। सबसे पहले आप क्या निकालोगे कि हमारी जो एनर्जी कंजम्पशन हुआ है, ठीक है, वो कितना हुआ, एनर्जी कंजम्पशन। एनर्जी कंजम्पशन का मतलब क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। ठीक है, पावर कितनी है, 400 वॉट की हमने यूज करी। ठीक है, 400 वॉट हो गया, इनटू में टाइम कितना है, 30 डेज का टाइम है, और एक दिन में 8 घंटे, तो टोटल कितना हो गया, 30 इंटू 8। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा आपका 12 8 96। ठीक है, तो 96,000 और यूनिट क्या हो जाएगी, वॉट इंटू सेकेंड। ठीक है, वॉट सेकेंड हो जाएगी, अरे यार, वॉट इंटू आपका आवर हो जाएगी, सॉरी, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया है, ये 8 आवर चला है। वॉट आवर हो गया। अब मुझे ये क्या चाहिए है, किलो वाट में चाहिए, क्योंकि यूनिट क्या होता है, यूनिट, एक यूनिट का मतलब होता है किलोवाट आवर। तो हम यहाँ से ये 3 0 गायब कर देते हैं, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका किलोवाट में हो जाएगा, यानी कि 96 किलोवाट आवर की जो एनर्जी है हम यूज कर लेते हैं। और अब हमें पता है कि यार एक जो आपका किलोवाट यूनिट है, इसकी कीमत कितनी है, 8 रुपए है, तो 96 की कीमत कितनी हो जाएगी, 96 इंटू 8 हो जाएगा। बताओ कितना आएगा आंसर।
तो 96 एट जा हो जाएगा आपका 768, ठीक है। तो 768 रुपीज जो है आपका एक मंथ का खर्चा आ जाएगा एसी चलाने का। क्लियर है? इतनी सी बात समझ में आती है क्या? सब कुछ क्लैरिफाइड हो गया? इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं पिछले एग्जाम्स में। तो याद रखना, जितनी भी चीजें बताई हैं, हीटिंग इफेक्ट आपका इतना ही सा होता है, ठीक है। क्या है ये? आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट पे। उससे पहले मैं आपको रेजिस्टेंसेस का कैसे कनेक्शन होता है ये समझा देता हूँ, ठीक है। रेजिस्टेंसेस का कनेक्शन, छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, उनको आप याद रखना। आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभार, ये एग्जाम्स में देखा गया है, रेलवे के एग्जाम्स में पूछा गया है, और ऐसे टेक्नीशियन के जो एग्जाम्स होते हैं ना, इनमें भी कई कई बार पूछा जाता है रेजिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, ठीक है। रेजिस्टेंस इन सीरीज यानी कि जो सीरीज कनेक्शन होता है, सीरीज कनेक्शन का मतलब क्या होगा? ये पहला आपका रेजिस्टेंस लगा दिया, ये दूसरा लगा दिया, ये तीसरा लगा दिया, ठीक है। ये तीन हमने मिनिमम लगा दिए और यहाँ से लेके आए यहाँ पे, और यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दी बढ़िया सी, ठीक है। ये बैटरी लगा दी और यहाँ पे हमने एक स्विच लगा दिया, और ये एक एमीटर भी लगा देते हैं, अगर आप चाहो तो एमीटर भी लगा दो, ठीक है। और बस इतनी चीज़ें आपने यहाँ पे लगा दी हैं। ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये R1 है, ये वाला रेजिस्टेंस R2 है, और ये वाला रेजिस्टेंस आपका R3 है। समझना है ध्यान से। अब यहाँ से क्या निकलेगा? ये प्लस आपका टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है। यहाँ से आपकी जो करंट निकल के जा रही है वो करंट क्या हो जाएगी? I, ठीक है। आई करंट जा रही है, और मैंने बोला सीरीज में है तो आपकी करंट क्या होगी? थ्रू आउट द सर्किट सेम होगी, यानी कि इसके लिए भी आई जा रही है, इसके लिए भी आई जा रही है। क्लियर है? इतनी सी बात। लेकिन मैंने आपसे एक बात बोली कि यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो डिफर करेगा। तो अगर मैं बात करूं कि ये वाला जो सर्किट है, इसमें आपका V1 आपका जो वोल्टेज है वो V1 जा रहा है, R2 वाली रेजिस्टेंस में वोल्टेज आपका V3 जा रहा है, और R3 वाली रेजिस्टेंस में वोल्टेज, सॉरी, इसमें V2 जा रहा है और इसमें आपका V3 जा रहा है, ठीक है। तो यहां से मेरा V1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? IR1 आ जाएगा, ओम्स लॉ। देन आपका V2 इक्वल्स टू ऐसे क्या आ जाएगा? IR2 आ जाएगा, V3 इक्वल टू हमारा IR3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूंगा, अब देखो ये जो V1 V2 V3 है, यहां से अगर मेरा वोल्टेज V निकला है तो यहाँ पे वापस भी V आएगा, यानी कि वो जो हमारा टोटल वोल्टेज है वो क्या है? V1 प्लस V2 प्लस V3 है। इतनी सी बात भी आपको पता है ना? चलो, अब देखो थोड़ा सा और नीचे आते हैं। जो टोटल वोल्टेज है V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। यानी कि अगर मैं बोलूं कि ये जो आपका रेजिस्टेंस है टोटल R1 R2 R3, इनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, यानी कि जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कैपिटल R है। तो I इंटू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। क्लियर है ना इतनी सी बात? तो यहाँ से आपका आई कैंसिल हो जाएगा, ये सारे के सारे आई कॉमन आ जाएंगे ना। तो R इक्वल्स टू क्या आ गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, कुछ खास इसमें है नहीं। अब जैसे अगर मैंने आपसे बोल दिया कि 3 रेजिस्टेंस है, अगर मैंने क्वेश्चन क्या दिया कि 3 रेजिस्टेंस हैं, एक 5 ओम की है, एक 2 ओम की है, और एक आपकी 7 ओम की है। इन तीनों रेजिस्टेंस को मैंने सीरीज में लगाया हुआ है, इनकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस बता दो मुझे। तो आप क्या बता दोगे भाई? इन तीनों को आप सीधा ऐड कर दोगे, यानी कि 14 ओम की जो है इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगी। अच्छा, अगर मैं इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लेता कि मुझे इस पूरे सर्किट का वोल्टेज बता दो, है ना, टोटल वोल्टेज क्या है, तो आप क्या करोगे? सीधा टोटल वोल्टेज के लिए, और मैंने कह दिया जो टोटल करंट इसमें जा रहा है पूरे सर्किट में वो 5 एम्पियर का बह रहा है, सॉरी 5 एम्पियर का बह रहा है। तो आप क्या करोगे? वोल्टेज इक्वल टू टोटल करंट, यानी कि 5 इंटू में आपका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकली हुई है, याद रखना टोटल वोल्टेज यानी कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे इंटू 14 करोगे, इक्वल टू क्या आ जाएगा? 70 वोल्ट आ जाएगा। अच्छा, अगर आपसे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि वोल्टेज बता दो मुझे थर्ड वाली रेजिस्टेंस में, वोल्टेज अक्रॉस R3, वोल्टेज अक्रॉस R3 अगर मैंने पूछ लिया, तो आप क्या करोगे? R3 वाला जो रेजिस्टेंस है वो यूज करोगे, यानी कि आपका 7 इंटू में करंट तो सब में सेम ही जा रहा है, तो आप यहाँ पे 5, तो 7 इंटू 5 यानी कि 35 जो है आपका वोल्ट यहाँ पे वोल्टेज जाएगा R3 वाले में। क्लियर है? इतनी सी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? है ना? चलो, अब न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर जो भी आएंगे आप अपना आराम से करके आ जाओगे। अब यहाँ पे समझते हैं कि अगर हमने यही रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में लगा दिया, ठीक है ना, क्या कर दिया, अगर हमने कनेक्शन आपका पैरेलल में डाल दिया, कैसे? सपोज करो ये आया आपका पूरा वायर, यहां से मैंने 3 रेजिस्टेंसेस को लगा दिया। पहली रेजिस्टेंस मैंने ये लगा दी, दूसरी वाली रेजिस्टेंस मैंने ये लगा दी, तीसरी वाली मैंने ये लगा दी। अब तीनों कैसे हैं? पैरेलल में है कि नहीं है? बोलो हाँ, ठीक है। ये हो गया आपका पैरेलल में। और फिर मैंने यहाँ पे बढ़िया अपना आराम से एक
बैटरी लगा दी और आगे चल के यहाँ पे एक स्विच लगा देता हूँ और फिर अपना देखो, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे वोल्टेज पता करना है इसमें पूरे में, तो जो वोल्टेज है वो कैसा, पैरेलल में हम यहाँ पे वोल्टमीटर डाल देंगे और मुझे अब क्योंकि ये पैरेलल में है तो इसके ऊपर जो वोल्टेज जाएगा वो कैसा जाएगा, सेम जाएगा। यानी कि अगर मैंने आपसे बोला, बहुत ही ध्यान से सुनना है, ठीक है ना? मैंने कहा ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस आपकी R3 है। तो इन तीनों पे ही जो वोल्टेज जाएगा वो कितना जाएगा, V, क्योंकि ये तीनों कैसे हैं, पैरेलल में। पैरेलल में जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है। मैंने कहा ठीक है यार, ये कहानी भी समझ में आती है कि वोल्टेज क्या है अपना, V हो गया, सब कुछ ठीक-ठाक है। अब मैंने कहा कि ठीक है, पॉजिटिव से यहाँ पे करंट निकलेगा, आई करंट यहाँ से निकला, यहाँ तक आई पहुंचा। ये जो आई है यहाँ से बट जाएगा। सपोज करो R1 वाले रेजिस्टेंस में करंट आपका पहुंचता है I1, R2 वाले में पहुंचता है I2 और फिर आपका R3 वाले में पहुंचता है I3। तो इस वाले करंट पे क्या पहुंच, इस वाले रेजिस्टेंस पे I1 पहुंचा, तो इस वाले का वोल्टेज कितना हो जाएगा, I1 R1। इस वाले का वोल्टेज हो जाएगा I2 R2। इस वाले का वोल्टेज कितना हो जाएगा, I3 R3 हो जाएगा। अरे बोलो हाँ, समझ में आया क्या? फिर मैंने कहा ठीक है यार, ये जो पूरा करंट आया वापस से यहाँ पे I1, यहाँ से I1 निकल गया, यहाँ से I2 निकल गया और यहाँ से I3 निकल गया। ओवरऑल फिर यहाँ पे ये वापस आ गया कितना, I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी कि I करंट नेगेटिव टर्मिनल पे वापस अपना लौट गया। इतनी सी कहानी आपको क्लियर है क्या? चलो। मैंने आपसे बोला कि ये जो करंट I आ रहा है वो बेसिकली क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3 है। ठीक है, तो अब मैंने क्या कहा, ठीक है यार, ये जो I है, I इक्वल टू में हम करते हैं I1 प्लस में I2 प्लस में I3 कर देते हैं। I1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, मैंने कहा यार I1 इंटू R1 इक्वल टू V था, तो यहाँ से जो मेरा I1 हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, V अपॉन का R1 आ जाएगा। फिर ऐसे ही जो मेरा I2 है, इसमें भी देखो वोल्टेज V ही है, यानी कि I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I1 इंटू R2 इक्वल्स टू भी V था, तो I2 इक्वल टू V अपॉन का R2 हो जाएगा। फिर ऐसे ही आपका जो I3 है वो कितना आ जाएगा, V अपॉन का R3 आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकी वैल्यूज उठा के यहाँ पे डाल देते हैं। टोटल करंट कितना हो जाएगा, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब ये जो R है ये क्या है, R इफेक्टिव, यानी कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकल के आ रही है ना ये R1 R2 R3 की, वो है ये। इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, I1 की जगह डाल दूंगा मैं V1 अपॉन का R1 प्लस में, सॉरी V तो आपका सेम ही है तो V रहेगा। I2 में डाल दूंगा मैं V अपॉन का R2 प्लस में I3 में डाल दूंगा V अपॉन का R3। V जो है ये आपका कॉमन आ जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा सीधा का सीधा। मेरे पास में क्या बचा, 1 अपॉन का R इफेक्टिव या फिर 1 अपॉन R बोल दो, इक्वल्स टू 1 अपॉन का R1 प्लस का 1 अपॉन का R2 प्लस का 1 अपॉन का R3। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग इस बात को, कि यहाँ पे हमारा जो, हम जब भी आप बात करेंगे पैरेलल कनेक्शन की, तो वहां पे रेजिस्टेंसेस का जो सम आएगा, यानी कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगी वो 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 के फॉर्मेट पे आएगी। क्लियर है? देखो सारी की सारी बातें मैं बिल्कुल आपको सीधे सीधे बताता जा रहा हूँ, सो दैट कम टाइम में बिल्कुल आप चीजें सीखते जाओ। ठीक है, मेन मोटो ये होना चाहिए। बाकी अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, एक बार पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है इसे। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। मैंने कहा यार एक सर्किट बना रहा हूं मैं आपके सामने। एक तो आपका ये है, यहाँ पे आपके ये दो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसा आ गया और मैंने जो बैटरी है वो यहाँ पे लगा दी। ये आपकी 2 सेल की बैटरी है। देन मैंने एक रेजिस्टेंस आपका ये लगा दिया, एक रेजिस्टेंस मैंने आपका ये लगा दिया, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया कि यहाँ से भी एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। ये तीनों यहाँ से ऐसे हो गए। देन आपको अगर एमीटर लगाना है, यहाँ पे एमीटर लगा लो, नहीं लगाओगे तब भी चलेगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। मैंने बोला ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये है आपका 10 एम्पियर का, ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये हो जाएगा आपका 40 एम्पियर का, ये हो गया आपका 30 का, देन आपका ये 20 का हो गया और ये आपका 60 का हो गया, ठीक है। ये तीनों, ये आपके टोटल 5 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इस फॉर्मेट पे लगे हैं। अब मैंने आपसे कहा कि यार एक काम करो, सबसे पहले तो ये जो बैटरी है ये 12 वोल्ट की बैटरी है, यानी कि जो टोटल वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट होगा वो कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट का हो जाएगा। मैंने कहा कि सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि इस पूरे सर्किट में करंट कितनी बहेगी, है ना, यानी कि जो ओवरऑल करंट है वो कितनी बह रही होगी, आप मुझे ये बताइए। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस अगर हमें पता होगी तो फिर बस V इक्वल टू आई आर होता है, वहां से हम I निकाल लेंगे। लेकिन अब R निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को देखो, ये दोनों कैसे हैं, आपके पैरेलल में है। पॉज करो, एक बार खुद से सॉल्व करना, आंसर बताना फिर। अब इन दोनों को मैंने देखा
क्या है, ये दोनों आपके पैरेलल में है, यानी कि इनका कितना हो जाएगा 1/10 प्लस का 1/40 हो जाएगा, इक्वल टू में आ जाएगा आपका कितना, तो 50 अपॉन में 400 यानी कि 1/8 आ जाएगा। 1/8 इक्वल टू 1/r है। अब इसे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपका मैं आर ए बोल देता हूँ, इन दोनों का जो आएगा इफेक्टिव, इन दोनों का जो इफेक्टिव आएगा उसको मैं आर बी बोल रहा हूँ। तो इक्वल टू में आर ए, यानी कि इस आर ए की वैल्यू आ गई है 8 ओम। ठीक है। तो अब अगर हम R3 ये जो आर बी है इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा 1/30 प्लस का 1/20 प्लस का 1/60। इट मीन्स कि आपका कितना निकल के आ जाएगा 231 यानी कि 6/60। ठीक है। तो फिर 6/60 यानी कि ये 1/10 हो जाएगा, और 1/10 इक्वल टू 1/RB है। तो RB हमारा निकल के आ गया कितना 10 ओम का। ठीक है ना, RB कितना हो गया 10 ओम। अब मैंने देखा यार, अगर यहाँ पे ये RA है, RA यानी कि ये क्या है, इन दोनों को अगर हम ऐसे देखें ना, ये वाला एक पूरा डब्बा और फिर आपका ये वाला एक पूरा डब्बा, ये क्या है, ये RB है, ये RA है। अब RA और RB आपस में कैसे हैं, ये दोनों आपस में सीरीज में है ना, ये दोनों क्या है, आपस में सीरीज में है। तो जो R इफेक्टिव निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, सीधा RA प्लस RB, यानी कि 8 प्लस का 10 इक्वल टू में 18 ओम आपका निकल के आ जाएगा, क्या टोटल आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब मैंने कहा ठीक है यार, मुझे रेजिस्टेंस पता चल गया 18 है और मुझे वोल्टेज पता है 12 का है, ये इक्वल टू में I है, तो बस I इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 अपॉन का 18 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 12/18 यानी कि ये आपका 6 2 जा, ये 6 3 जा, और अगर इसे करें तो 0.67 के लमसम जो है मेरा करंट एम्पियर में निकल के आ जाएगा। ठीक है, कितना हो गया 0.67 एम्पियर। क्लियर है इतनी सी बात। तो ये आपका करंट आ गया। आई होप आपको क्लैरिफाइड हुआ होगा कि किस तरीके से कई बार कनेक्शन क्या होगा, पैरेलल और सीरीज दोनों में ही आपको देखने को मिलेगा। तो यार अब आप कहोगे सर इतनी सारी चीज़ें क्यों बताई, अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए बहुत ज़रूरी है, और यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन आपको जब ये सब अंडरस्टैंडिंग रहेगी माइंड में तो कोई भी कैसा भी क्वेश्चन कर पाओगे, और अब आपसे कभी भी कैसा भी आएगा ना कंपटीशन में, आपसे क्वेश्चंस यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, रेजिस्टेंसेस देख ली, हीटिंग इफेक्ट देख लिया, हीटिंग इफेक्ट अपना कंप्लीट हो गया, करंट कंप्लीट हो गया, रेजिस्टेंसेस का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे लास्ट टॉपिक देखना है, मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है ना, क्या देखना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये हीटिंग इफेक्ट आपका हो गया है। अब इन सब चीज़ों को आपको रिवाइज करना है। दूसरी बात क्या है कि आप कई बच्चों को मैंने देखा है कि बिल्कुल अभी एकदम से सारी चीज़ें करना चाह रहे हैं, तो डियर थोड़ा थोड़ा करके करो, बट रेगुलरली करो। ठीक है, जो मैंने आपको होमवर्क दिया, मुझे सच सच बताना कितने लोगों ने उस होमवर्क को कंप्लीट किया है। रीडिंग आपने कंप्लीट कर ली क्या? अभी आपको मैं फिर से अराउंड कल फिर से मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा। आज मैंने आपको नून के टाइम होमवर्क दिया हुआ था, वो आपने कंप्लीट करा कि नहीं करा, ये चीज़ें बताओ मुझे। करना आप कुछ नहीं चाह रहे हो तो कैसे काम चलेगा, बताओ। मेहनत तो खुद से करनी पड़ेगी ना। अपना एग्जाम में आप क्या लेके जाने वाले हो, अपना माइंड ही लेके जाओगे ना, और कुछ लेके जाने वाले हो क्या? तो ये चीज़ें हैं, अच्छे से मेहनत करो और एग्ज़ाम क्वालिफाई करो, जो भी है अपना पढ़ते रहो। एंड करूँगा आज के सेशन को, और याद रखो हमेशा, अगर आप अ, एकदम से दौड़ना शुरू नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम चलो तो सही। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बस एंड करूँगा यार। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।